हेलो फ्रेंड्स, एमपीपीएससी जंक्शन में आप सभी का स्वागत है। हमारा आज का टॉपिक है यूनिट 10 से संबंधित नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। आइए जानते हैं इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान। सर्वप्रथम जानते हैं हम इसकी पृष्ठभूमि। 1858 ब्रिटिश ताज के अधीन जब भारत था तभी महालेखाकार कार्यालय का गठन किया जा चुका था। 1860 में इसके पहले अध्यक्ष बनाए गए एडवर्ड ट्रमंड 1919 में सरकारी नियंत्रण से मुक्त कर इसको वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया और 1935 के अधिनियम के तहत राज्यों के लिए भी महालेखाकार का प्रावधान किया गया। 1950 में स्वतंत्रता पश्चात इसे संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। संविधान में इसे स्थान दिया गया। भाग 5 अनुच्छेद 148 से 151 के तहत। इसके बाद 1971 में इस हेतु एक अधिनियम बनाया गया जिसका नाम था नियंत्रक व महालेखा परीक्षक अधिनियम। नियंत्रक व महालेखा परीक्षक कर्तव्य शक्ति सेवा शर्तें अधिनियम 1971। इसके तहत 1971 में सीएजी के 2 कार्य निर्धारित किए गए। पहला था लेखांकन और दूसरा था लेखा परीक्षा। अर्थात सीएजी को लेखांकन का कार्य भी करना था, साथ में जो लेखांकन किए गए हैं उन पर नियंत्रण हेतु उनकी परीक्षण भी करना। इसे 2 कार्य दिए गए। इन पर बोझ बढ़ जाने के कारण 1976 में इन दोनों कार्यों हेतु 2 अलग अलग संवैधानिक प्रावधान किए गए, जिसमें सीएजी को लेखांकन कार्य से मुक्ति प्रदान कर दी गई। लेखांकन कार्य से मुक्त प्रदान कर दिया गया और इन्हें सिर्फ लेखा परीक्षण का कार्य सौंपा गया। आइए देखते हैं इससे संबंधित कुछ प्रावधान। इनका कार्यकाल 6 वर्ष और 65 वर्ष की आयु तक निर्धारित किया गया है। चूँकि कार्यकाल हेतु संविधान में वर्णित नहीं है, 1971 के अधिनियम के तहत संसद द्वारा इनका कार्यकाल निर्धारित किया गया। 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो पहले पूर्ण हो। नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और त्यागपत्र भी राष्ट्रपति को दिया जाता है। पद मुक्ति सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने की प्रक्रिया के द्वारा राष्ट्रपति द्वारा पदमुक्त किया जाता है और प्रतिवेदन यदि केंद्र से संबंधित है तो राष्ट्रपति को और वहीं राज्यपाल से संबंधित है तो राज्यपाल को प्रतिवेदन सौंपा जाता है। राष्ट्रपति को प्रतिवेदन सौंपने के पश्चात इसे संसद के समक्ष रखा जाता है। वहीं राज्यपाल को प्रतिवेदन सौंपने के पश्चात यह राज्य विधानमंडल के समक्ष इसे प्रस्तुत करता है। इसकी संरचना देखें तो यह एकल सदस्यीय संरचना, अर्थात एक सदस्य ही इसमें निर्धारित किया जाता है। सीएजी की योग्यता संविधान में उल्लेख नहीं है, किंतु संसद ने कानून बनाकर योग्यता का निर्धारण किया है, जो कि 1971 के अधिनियम के तहत इनकी योग्यता निर्धारित करता है। इनकी योग्यता का निर्धारण वह पहले सर्वप्रथम भारत का नागरिक हो, उसके पश्चात लोकवित्त या सरकारी लेखा का विशेषज्ञ हो अथवा न्यूनतम 10 वर्ष तक लोक सेवक रहा हो। इनमें से जो भी व्यक्ति इस योग्य होगा उसे सीएजी के लिए नियुक्त किया जाता है। सीएजी के प्रमुख कार्य हैं भारत की संचित निधि और लोक लेखा निधि के व्यय का लेखा परीक्षण करना, राज्यों की आकस्मिकता व लोक लेखा निधि का परीक्षण करना, राज्यों की संचित निधि का लेखा परीक्षण करना, अर्थात यह भारत के साथ साथ
भारत के सभी राज्यों के लिए भी लेखा परीक्षण का कार्य करता है। भारत की आकस्मिकता निधि की जांच करना, केंद्र तथा राज्य सरकारों के ऋण जमाओं, निक्षेप, बचत खातों तथा धन प्रेषण से संबंधित सभी लेन देनों के लेखाओं का परीक्षण करना, केंद्र और राज्य सरकारों के किसी भी विभाग के सभी ट्रेडिंग, विनिर्माण, लाभ हानि खातों, बैलेंस शीट सभी का ऑडिट करना, केंद्र या राज्य सरकारों द्वारा वित्त पोषित संस्थाओं के आय व्यय का परीक्षण करना भी सीएजी का प्रमुख कार्य है। केंद्र एवं राज्यों के खातों के प्रारूप के संबंध में राष्ट्रपति को सलाह देना। इसके बाद राष्ट्रपति या राज्यपाल के निवेदन पर किसी अन्य निकाय के लेखाओं का परीक्षण करना भी सीएजी का कार्य है। और सीएजी द्वारा जितने भी रिपोर्ट्स का लेखा परीक्षण किया जाता है उसकी रिपोर्ट राष्ट्रपति और राज्यपाल को सौंपना इसके प्रमुख कार्य हैं। आइए देखते हैं सीएजी और लोक लेखा समिति के मध्य संबंध। सीएजी को लोक लेखा समिति का मित्र एवं मार्गदर्शक भी कहा जाता है। लोक लेखा समिति भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत एक स्थायी संसदीय समिति है। सीएजी की ऑडिट रिपोर्ट केंद्र और राज्य में लोक लेखा समिति को सौंपी जाती है। विनियोग खातों, वित्त खातों, विनियोग खाते, वित्त खाते और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर ऑडिट रिपोर्ट को जांच लोक लेखा समिति द्वारा किया जाता है। अर्थात जो भी रिपोर्ट सीएजी द्वारा प्रदान की जाती है उसकी जांच उसके पश्चात लोक लेखा समिति द्वारा की जाती है। सीएजी सबसे ज़रूरी मामलों की एक सूची तैयार करके लोक लेखा समिति को सौंपता है। अर्थात सीएजी बताता है कि इसने जो रिपोर्ट प्रस्तुत की है इसमें से कौन सी महत्वपूर्ण है, वह लोक लेखा समिति को बताता है जिसकी जांच लोक लेखा समिति करती है। देखें अभी तक कौन कौन से हमारे यहाँ सीएजी रह चुके हैं। सर्वप्रथम हमने देखा 1858 में एडमंड ड्रमंड को बनाया गया था सीएजी। लेकिन पूछा जाए स्वतंत्र भारत के पहले सीएजी तो वह थे पी नरहरि राव। उसके बाद ए.के. चंदा वित्त आयोग के अध्यक्ष भी रहे हैं। ए.के. राय, अरुण कुमार राय, एस रंगनाथन, ए बख्शी, जी प्रकाश, टी.एन. चतुर्वेदी, सी.जी. सोमैया, बी.के. सुंगलू, बी.एन. कौल, विनोद राय, शशिकांत शर्मा। इसके पश्चात राजीव महर्षि, और वर्तमान में है 14th सीएजी गिरीश चंद्र मुर्मू जी, गिरीश चंद्र मुर्मू। आइए देखते हैं इनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल। चूँकि पिछले वर्ष इससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे अतः हमें इसके आर्टिकलों को जानना भी महत्वपूर्ण हो जाता है। सर्वप्रथम इसका प्रावधान आर्टिकल 148 से 151 के तहत इसका प्रावधान किया गया है सीएजी का। यह संविधान के भाग 5 के तहत आता है। आइए देखते हैं क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। सबसे पहले आर्टिकल 148 में यह बताया गया है कि भारत का एक सीएजी होगा। फिर बताया गया कि इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी और इसे हटाने का अधिकार भी राष्ट्रपति के पास है, जो कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान प्रक्रिया के होगा।
आर्टिकल 148 को भी हम विभिन्न भागों में देख सकते हैं, जिसमें आर्टिकल 148(1) के तहत प्रावधान किया गया है कि भारत का एक सीएजी होगा जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी और इसे हटाने का अधिकार भी राष्ट्रपति के पास है। वह उसी प्रक्रिया से हटाएगा जिस प्रक्रिया से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जाता है। नेक्स्ट है आर्टिकल 148(2). इसके तहत सीएजी को शपथ राष्ट्रपति द्वारा दिलाई जाती है, जो कि आर्टिकल 3 में प्रावधानित है। नेक्स्ट है आर्टिकल 148(3). इसके वेतन और सेवा शर्त, वेतन और सेवा शर्त, इसका निर्धारण संसद द्वारा किया जाएगा। संसद द्वारा इसका निर्धारण किया गया 1971 में एक एक्ट बनाकर। उस एक्ट की धारा 3 में बताया गया कि सीएजी का वेतन सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान होगा। इसमें यह ध्यान रखना आवश्यक है कि सीएजी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के समान न होकर अन्य न्यायाधीश का जो वेतन होगा उसके समान राशि है, अर्थात वर्तमान में 2,50,000 सीएजी का वेतन होगा। और अधिनियम की धारा 4 के तहत बताया गया है कि इसका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष जो पहले पूर्ण हो जाए, और यह त्यागपत्र राष्ट्रपति को देगा। त्यागपत्र राष्ट्रपति को दिया जाता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं आर्टिकल 148(4). इसमें बताया गया है कि सीएजी सेवानिवृत्ति के पश्चात पद धारण नहीं करेगा। और आर्टिकल 148(5) में बताया गया है कि सीएजी का प्रशासन संबंधी नियम सीएजी की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, अर्थात इस हेतु नियम राष्ट्रपति को बनाने का अधिकार है। नेक्स्ट देखते हैं आर्टिकल 148(6). इसमें वेतन व व्यय भारत की संचित निधि पर भारित होंगे, अर्थात सीएजी को दिए जाने वाले कोई भी वेतन और व्यय भारत की संचित निधि से दिए जाएंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं, यह था आर्टिकल 148 के सब पार्ट्स। अब देखते हैं आर्टिकल 149 के तहत प्रावधान किया गया है सीएजी के कार्य व शक्तियाँ। इनका निर्धारण भी संसद द्वारा किया जाता है, जिसे एक्ट बनाकर 1971 में निर्धारित किया जा चुका है। आर्टिकल 150 में बताया गया है संघ व राज्यों के खातों का विवरण सीएजी की सलाह पर राष्ट्रपति के अनुसार निर्धारित किया जाता है, अर्थात किस प्रारूप के आधार पर खातों का विवरण रखा जाएगा, यह राष्ट्रपति निर्धारित करता है सीएजी की सलाह के अनुसार। और लास्ट है आर्टिकल 151। सीएजी अपना प्रतिवेदन या रिपोर्ट राष्ट्रपति और राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत करता है। हमने देखा महत्वपूर्ण अनुच्छेद क्या क्या है,
इसके लिए आर्टिकल 148 से 151 के तहत प्रावधान किए गए हैं, जिसमें आर्टिकल 148 में एक सीएजी होगा जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी और राष्ट्रपति द्वारा इसे हटाया जाएगा, लेकिन यह इसकी प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया के समान होगी। वहीं आर्टिकल 148(2) में देखा कि इसकी शपथ राष्ट्रपति द्वारा दिलाई जाती है। 148(3) में देखा कि इसका वेतन और सेवा शर्तें संसद द्वारा निर्धारित किए जाएंगे। संविधान में यह प्रावधान किया गया था कि संसद द्वारा इसका निर्धारण किया जाएगा, तो संसद द्वारा 1971 में एक अधिनियम बनाया गया जिसकी धारा 3 के तहत इसके वेतन का निर्धारण सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान किया गया, जो कि वर्तमान में 2,50,000 रुपये है। वही धारा 4 में प्रावधान किया गया है कि इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष जो पहले पूरा हो जाए और त्यागपत्र भी राष्ट्रपति को देगा। आगे देखा हमने आर्टिकल 148(4) में इनकी सेवानिवृत्ति के पश्चात यह कोई भी पद धारण नहीं करेंगे। और आर्टिकल 148(5) में देखा सीएजी का प्रशासन संबंधी नियम राष्ट्रपति बनाएगा सीएजी की सलाह पर। आर्टिकल 148(6) में देखा इनके वेतन और व्यय भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं। आर्टिकल 149 में सीएजी के कार्य और शक्तियों के निर्धारण का अधिकार संसद को दिया गया। संसद ने यह कार्य एवं शक्तियाँ अधिनियम बनाकर प्रावधानित किए। आर्टिकल 145 में 150 में बताया गया संघ व राज्यों के खातों का विवरण अर्थात किन प्रारूप के आधार पर खाते तैयार किए जाएंगे यह राष्ट्रपति निर्धारित करता है सीएजी की सलाह पर। और हमने नेक्स्ट देखा आर्टिकल 151 सीएजी राष्ट्रपति और राज्यपाल के समक्ष अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। सीएजी द्वारा जो रिपोर्ट राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत की जाती है वह 3 प्रारूप में प्रस्तुत की जाती है। एक है विनियोग लेखा, विनियोग लेखा पर, दूसरी है वित्त लेखाओं पर और तीसरी है सरकारी उपक्रम। सीएजी राष्ट्रपति को 3 लेखा परीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। विनियोग लेखाओं पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट, दूसरी है वित्त लेखाओं पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट और तीसरी है सरकारी उपक्रमों पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट। आइए जानते हैं मध्य प्रदेश में महालेखाकार का के संबंध में क्या क्या प्रावधान है। मध्य प्रदेश में महालेखाकार यह वित्त संबंधी महत्वपूर्ण प्राधिकारी होता है राज्य का। यह आर्टिकल 149 के तहत सीएजी के कार्यों में मदद करता है। मध्य प्रदेश में इसका कार्यालय ग्वालियर में और उप कार्यालय भोपाल में स्थापित किया गया है। मध्य प्रदेश में इसकी स्थापना 1985 को की गई थी। मध्य प्रदेश में महालेखाकार परीक्षक की स्थापना 1985 में वित्त संबंधी प्राधिकारी होता है आर्टिकल 149 के तहत, जो कि सीएजी के कार्यों में मदद करता है। मध्य प्रदेश में इसका हेडक्वार्टर ग्वालियर में और इसका उप कार्यालय भोपाल में स्थापित किए गए थे। यह थे सीएजी से संबंधित प्रमुख प्रावधान। आइए अब करते हैं इससे संबंधित कुछ एमसीक्यूज। पहला है भारत के केग को उसके पद को हटाए जाने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किसके समान है। हमने देखा अभी उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह सीएजी को हटा सकता है। नेक्स्ट है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति द्वारा। आर्टिकल 148
1 के तहत। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति होती है? अभी देखा हमने आर्टिकल 148 1 के तहत। भारत के संघ के लेखा संबंधी प्रतिवेदनों को सर्वप्रथम निम्न में से किसको प्रस्तुत किया जाता है? दिया गया है संघ के लेखा संबंधी है तो वह भारत के राष्ट्रपति को, और यदि राज्य से संबंधित होगा तो उस राज्य के राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत करता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत के पद का सृजन किया गया है? तो यह संविधान में ही प्रावधानित किया गया आर्टिकल 148 से 151 भाग 5 के तहत संविधान में सीएजी के लिए प्रावधान किए गए हैं। नेक्स्ट है, के कार्यकाल के बारे में इनमें से क्या सही है? सही नहीं है। यह 5 वर्षों के लिए पद ग्रहण करता है, यह 6 वर्षों के लिए पद ग्रहण करता है, यह 65 वर्ष की आयु तक पद ग्रहण कर सकता है, यह पुनर्नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होता है। हमने देखा यह संसद द्वारा इसका निर्धारण एक्ट बनाकर किया गया। 1971 में एक अधिनियम बनाया गया जिसके तहत प्रावधान किया गया कि इसका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष जो पहले हो और पुनः नियुक्ति नहीं होगी। तो इसका आंसर होगा यह 5 वर्षों के लिए पद ग्रहण करता है, यह गलत है। नेक्स्ट है, भारत के कर्तव्यों के बारे में संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है? हमने देखा आर्टिकल 149 के तहत कार्य व शक्ति के संबंध में प्रावधान किए गए हैं। यह 2019 की एमपीपीएससी की परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। केग राष्ट्रपति को 3 लेखा परीक्षा प्रतीक प्रस्तुत करता है, कौन सा इनमें से एक नहीं है? तो इसका आएगा आकस्मिक लेखाओं पर। हमने अभी देखा था विनियोग लेखाओं पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करता है, वित्त लेखाओं पर और सरकारी उपक्रम पर। इन 3 रिपोर्ट को राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करता है, लेकिन आकस्मिक लेखाओं पर लेखा परीक्षा सीएजी का कार्य नहीं है, रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करता है। ये थे हमारे महत्वपूर्ण एमसीक्यूज। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।